हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई। यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये जो शिक्षण वीडियो की थ्योरी है कहीं ना कहीं आपके क्या आ रही होगी दोस्तों, काम आ रही होगी, कहीं ना कहीं आपके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी, है ना। कुछ कारणवश आपकी क्लासेस में बढ़ा भी दूंगा, टाइमिंग अभी छोटी छोटी ले पा रहा हूँ, आधे आधे घंटे की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेगुलर बनी हुई रहे ना, तो इसलिए आपकी क्लासेस भी ले रहा हूँ ताकि आप आधे घंटे के नोट्स भी बनाओगे तो आपके 1 घंटे में बन जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, लिखा हुआ मेरे पास में कम में, मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, है ना। लिखवाता कम हूँ, बोलता अधिक हूँ, तो मेरे जो बोलता हूँ ना उन वर्ड्स को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, उस चीज़ को नोट करके आपको ज़्यादा लिखना है। सारा बोला हुआ या लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को देखते वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, सुनना अधिक है, ये ध्यान रखना। आपको क्या करना है भाई, सुनना अधिक है, सुनने के ऊपर आपको विशेष चीज का ध्यान देना है दोस्तों। अब अपन चलेंगे वापस, कल जो अपन ने पढ़ रहे थे दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि ब्लूम ने क्या क्या दिया था, है ना। उद्देश्य और मूल्यांकन ब्लूम के द्वारा दिए गए थे, मॉरिसन के द्वारा क्या किया था वो भी पढ़ लिया था। फिर अपन आदर्श पाठ योजना के प्रारूप के ऊपर आ गए थे, और आदर्श पाठ योजना के प्रारूप के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, आदर्श पाठ योजना के प्रारूप के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया था आवश्यक पूर्ति, जो पहले नंबर पे आती है। मैंने आपको ये कल की क्लास में ये बता दिया था कि सामान्यतः पाठ योजना का समय 40 मिनट, 35 से 40 मिनट का होता है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका 45 मिनट का होगा। फिर आवश्यक पूर्ति में अपन ने पढ़ा था आवश्यक पूर्ति के अंदर कि कक्षा, विषय, कालांश, फिर इधर दिनांक, प्रकरण और समयावधि लिखे हुए थे, और विषय और प्रकरण जो है हमेशा अपने यथास्थान पर बने रहते हैं, वो कभी भी चेंजेस नहीं होते, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अध्यापक इधर उधर क्यों जाता है ये भी अपन को बता दिया था, शाम पट पूर्ति करते समय किस तरफ खड़ा रहता है वगैरह, ये सारी डिटेल्स अपन ने कल पढ़ ली थी। तो 1 नंबर पे जो आता है आदर्श पाठ योजना में, वो क्या आती है, आपकी आवश्यक पूर्ति, जो अपन ने कल पढ़ ली थी दोस्तों। आज की जो क्लास में आएगी ना, आपके आवश्यक पूर्ति के बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है वह आता है दोस्तों आपके उद्देश्य। क्या आते हैं भाई दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आते हैं आपके उद्देश्य। सबसे पहले आपने डायरी जब बनाई होगी तो सबसे पहले अंदर जो आपने डायरी का जो निर्माण किया होगा, उस डायरी के निर्माण करते समय ही आपने क्या किया होगा दोस्तों, कि डायरी का निर्माण करते समय पहले आवश्यक पूर्ति की होगी, और आवश्यक पूर्ति के जस्ट बाद में आपने उद्देश्य का निर्माण किया होगा। इसी उद्देश्य का जो निर्माण, इसी उद्देश्य को हम कहते हैं दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षण उद्देश्य। इन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट उद्देश्य। इसी को हम कहते हैं दोस्तों प्राप्य उद्देश्य। तो प्राप्य उद्देश्य कह दो, शिक्षण उद्देश्य कह दो, या विशिष्ट उद्देश्य कह दो, तीनों की बातें क्या है दोस्तों, एक जैसी है, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मुख्य रूप से इसकी चीज के अंतर्गत ध्यान ये रखना है कि उद्देश्य कह दो, शिक्षण उद्देश्य कह दो, विशिष्ट उद्देश्य कह दो, या प्राप्य उद्देश्य कह दो, ये सारी की सारी बातें एक जैसी है, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक तरफ तो आपने ऐसा बनाया होगा, इस तरफ आपने उद्देश्य लिखे होंगे, और इस तरफ आपने लिखा होगा व्यवहारगत परिवर्तन, लिखा होगा ना भाई, व्यवहारगत परिवर्तन। तो आपसे यदि आपसे ये पूछ ले कि व्यवहारगत परिवर्तन किसके द्वारा संभव है, शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तो आपको पता रखना चाहिए भाई सामान्य उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य एक ही होते हैं। पर व्यवहारगत परिवर्तन किससे संबंधित है, तो प्राप्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है। इनके द्वारा ही व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सकता है। उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया है पाठ योजना में, तो मैंने पहले ही बता दिया, उद्देश्य ब्लूम के द्वारा दिया गया है। और अपन यहां जो अब बात करेंगे, उद्देश्य जो आप पाठ योजना में लिखते थे वह ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य थे भाई। मैंने बताया 3 प्रकार के उद्देश्य का वर्गीकरण उसने किया था, उसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का जो वर्गीकरण किया था उसका अध्ययन जो है अपन यहां पे करेंगे। देखिए उसका अध्ययन अपन यहां पे करेंगे। अब मान लीजिए आप इसका अध्ययन अपन यहां पे करेंगे, लेकिन अब देखिए इस चीज के ऊपर अपन उद्देश्य की बात करते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और क्या क्या परिवर्तन लाते हैं। अपन उद्देश्य की अपन बात करें तो इधर मैं उद्देश्य लिख देता हूं। सबसे पहला उद्देश्य जो आपने लिखा होगा वह लिखा होगा आपने ज्ञान, या इसी को कहा होगा आपने ज्ञानात्मक। सबसे पहले जो आपने लिखा होगा वो कौन सा लिखा होगा दोस्तों, ज्ञान, और दूसरा लिखा होगा उसका ज्ञानात्मक। पहला उद्देश्य यही आता था, और इसी के सामने आप 2 शब्द लिखते थे, एक तो लिखते थे प्रत्यास्मरण, क्या लिखते थे भाई, प्रत्यास्मरण, और एक जो लिखते थे आप क्या लिखते थे, प्रत्याभिज्ञान। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों, मैं आपको ये बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, उद्देश्य को ध्यान से समझ लेना इस चीज को। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका प्रत्यास्मरण, और प्रत्यास्मरण के बाद में क्या आ जाएगा आपका
प्रत्याभी ज्ञान, ये दो शब्द आपने ज्ञानात्मक पक्ष में लिखे होंगे। जैसे छोटी कक्षा के किसी ने एसटीसी कर रखे तो ऐसे प्रत्यास्मरण के आपने प्रश्न भी बनाए होंगे। बालक गाय भैंस बकरी का नामों का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, बालक तोता मोर चिड़िया का प्रत्याभी ज्ञान कर सकेगा। इस तरीके से अपन लिखते थे, जस्ट एग्जाम्पल मानना। लेकिन दोस्तों ये 100% गलत था, यह 100% क्या था दोस्तों, गलत था। क्योंकि देखो ये मैंने कहा ना, आपने अलग अलग एसटीसी बीएड कॉलेज से आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो वहां के टीचर जितना जानते थे उससे बेहतर आपको उन्होंने बताने की कोशिश की होगी। लेकिन वास्तविक चीज को यदि अपन समझें तो देखो, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है दोस्तों पहचानना, और प्रत्याभी ज्ञान का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, पहचानना। प्रत्यास्मरण से अपन को नाम का पता चलता है, जबकि प्रत्याभी ज्ञान से किसी की आकृति का पता चलता है। अब देखिए, आपका ज्ञान तभी अस्थायी हो सकता है जब आपको नाम भी पता हो, जब उसकी आकृति भी पता हो। आकृति का मतलब चित्र, रंग रूप कैसा है उसका, यानी कि आपको केवल आकृति पता है और उसका नाम नहीं पता है, तब भी आपका ज्ञान क्या होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। आपको नाम पता है और उसकी आकृति नहीं पता है, तब भी आपका क्या नहीं होगा दोस्तों, व्यवस्थित नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूं मार्कर, मार्कर ऐसा होता है, मार्कर ऐसा होता है, पूरा आपको समझा दिया, लेकिन आपने मार्कर देखा नहीं है ना, तो आकृति आपके दिमाग में नहीं है। जब भी आप रियल में मार्कर देखोगे तब आप कहोगे ये क्या है, तो वो लोग कहेंगे मार्कर, अच्छा ये मार्कर है क्या, नाम पहले से पता था लेकिन मार्कर क्या होता है ये अपन को पता नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाम और आकृति दोनों होना जरूरी है। दोनों पता नहीं होगा तो आपका ज्ञान कभी भी स्थायीकरण नहीं होगा। जैसे आपकी रीट वीट में नौकरी वोकरी लग जाएगी ना, फिर आपके सगाई के प्रपोजल आएंगे, तो सगाई के प्रपोजल आएंगे ना, तो पिताजी तो नहीं कहेंगे, माताजी कहेगी ना, माताजी कहेगी लड़के से कि तू वहां जाना, एक काम करना, वहां जाना, वहां तुझे है ना एक मनीषा नाम की लड़की मिलेगी, उससे मिल करके आ जाना। अब वो मान लीजिए कि लड़का वहां पे गया मिलने के लिए, उसने क्या मनीषा नाम की लड़की मिलेगी, वो वहां मिलने के लिए गया, पिताजी ने क्या बताया, प्रत्यास्मरण बताया, नाम बताया, भाई मनीषा नाम की लड़की मिलेगी। वो वहां गया और जाकर के उसने देखा कि यहाँ पे जाकर के उन्होंने पूछा भाई यहाँ पे मनीषा कौन है, तो मनीषा तो नहीं है, उसकी जगह पे कोई पिंकी आ गई। उसने आकर के कह दिया कि मैं मनीषा हूं, मनीषा की जगह पिंकी ने बैठ करके बात कर दी। आपका क्या हो गया, मीटिंग गलत होगी, मिलना मनीषा से गए थे, पिंकी से मिल लिए। क्यों, क्योंकि केवल क्या था, आपका प्रत्यास्मरण कंप्लीट था, प्रत्याभी ज्ञान क्या नहीं था दोस्तों, आपका कंप्लीट नहीं था। अब मान लीजिए कि पिताजी ने नाम नहीं बताया, माताजी ने, और आपको फोटो दे दिया, ये ले ये फोटो, ये लड़की मिलेगी, इससे बात करके आ जाना तू वहां पे। अब आप फोटो लेकर के चले गए, आप पहचान में लग गए। अब आपने जाकर के देखा ये फोटो है लड़की, लड़की आपके सामने बैठी और उसने कह दिया मेरा नाम तो पिंकी है, जबकि उसका रियल नाम क्या था, मनीषा था। अब आपको पहले नाम नहीं पता है, आकृति सही पता है, लेकिन उसने अपना नाम क्या बता दिया, गलत बता दिया, फिर भी अपना ज्ञान अस्थायीकरण नहीं हो गया। ज्ञान अस्थायीकरण कब होता, जब पिताजी फोटो भी देते और साथ में कहते कि इसका नाम मनीषा है, इसको जाकर के वहां पे मिल लेना, तब आपका ज्ञान क्या हो जाता, 100% कंप्लीट हो जाता, वरना 100% कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान का एक साथ होना जरूरी है। अब आप प्रत्यास्मरण तो किसी और का करवा रहे हो, प्रत्याभी ज्ञान किसी और का करवा रहे हो, है ना, नाम तो याद करा हो गाय भैंस बकरी के, और चित्र बता रहे हो मोर तोते और चिड़िया के। अब जिसके चित्र बता रहे हो उसके नाम बता ही नहीं रहे हो, जिसके नाम बता रहे हो उसके चित्र बता ही नहीं रहे हो, तो कभी भी दोनों का जब एक साथ समावेश नहीं होता है तब तक ज्ञान का अस्थायीकरण नहीं हो पाता है। तो जनरली ये काम दोनों एक साथ करने चाहिए। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, लगभग। अब देखिए, हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकता है, लेकिन जिन परिस्थितियों में सही होता है उन परिस्थितियों में यह सही होना चाहिए। तो ये प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान लिखते थे। यहां पे देखिए अपन कितनी बड़ी मिस्टेक करते थे। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान एक साथ होगा तब जाकर के ज्ञान का क्या होगा दोस्तों, अस्थायीकरण होगा। बालक किसी चीज को तभी पहचान पाएगा जब उसका प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान क्या है दोस्तों, कंप्लीट है, तब वो किसी चीज की पहचान कर पाएगा। तो पहला उद्देश्य आपका यहां कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर पर आपका उद्देश्य आता था, ज्ञान के बाद में आप करते थे अवबोध। क्या करते थे दोस्तों, अवबोध, है ना। अवबोध का मतलब होता है दोस्तों, बोध का मतलब समझिए समझ, बोध का मतलब क्या होता है, समझना, किसी को जानना। अब आप जब तक आप में समझ तब आएगी जब आपको पहले से किसी का प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान, जैसे यहां पे आता है आपका तुलना करना, अंतर करना, तुलना करना और अंतर करना। ये आप तभी कर पाओगे जब आपका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है। आपने प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान यदि किसी चीज का बराबर कर रखा है तब आप तुलना और अंतर बराबर कर सकते हो, वरना तुलना और अंतर कभी भी बराबर नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, तुलना और अंतर तभी कर पाओगे जब आपने प्रत्यास्मरण और प्रत्याभी ज्ञान कंप्लीट है। जैसे मैं आपको कहूं मार्कर और चौक में अंतर करो, अब आपने चौक देख रखा है, मार्कर नहीं देख रखा है ना, अंतर नहीं कर पाओगे। आपने मार्कर का नाम भी पता है, मार्कर देख रखा है, चौक भी देख रखा है और चौक का नाम भी पता है, अब आप इनमें क्या कर दोगे, दोनों में अंतर कर दोगे, दोनों में तुलना कर दोगे। तो ये और ये जो है ना दोस्तों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ज्ञान के बाद में दूसरा जो उद्देश्य आता है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के संज्ञानात्मक पक्ष में पहला उद्देश्य था ज्ञान, दूसरा था अवबोध। इस अवबोध के अंदर जो पहला काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, अंतर करना या तुलना
करना, इस चीज का आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें, अब इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, अरे ये क्या आ गया पहले, इसके बाद अपन बात करें तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वह आ जाएगा आपका ज्ञानोपयोग। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ज्ञानोपयोग, या इसी को हम कहते हैं अनुप्रयोग। ये उद्देश्य आपने बनाए होंगे, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि कहां कहां कितनी कितनी गलती की। ज्ञानोपयोग या अनुपयोग। अब देखिए, यदि आपने किसी का प्रत्यास्मरण प्रत्यभिज्ञान कंप्लीट कर रखा है, मतलब आप उसके अंदर अंतर कर सकते हो, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष आपका कंप्लीट है, मतलब आप अवबोध कर सकते हो। यदि आप किसी चीज का अवबोध यदि आपने कर रखा है, तब जाकर के आप सीखे हुए ज्ञान का क्या कर सकते हो दोस्तों, प्रयोग कर सकते हो। यदि ये दोनों ऊपर वाले कंप्लीट नहीं है तो नीचे वाला भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। हम उद्देश्य 5 मिनट में बना देते थे, इतनी रफ्तार से बना देते थे। उद्देश्य 5 मिनट में कभी नहीं बनते दोस्तों। उद्देश्य बनाने में क्या लगता है, हमेशा समय लगता है। बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान काम नहीं है कि पढ़ाने से पहले यह पता लगाना कि बालक के अंदर क्या चेंज आएगा। ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। सर्वाधिक फोकस आपको इसी के ऊपर देना चाहिए। शिक्षण इतना आसान नहीं है, शिक्षण कराना बहुत कठिन काम है दोस्तों। तो ये दोनों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ज्ञानोपयोग भी नहीं आएगा। हम ज्ञानोपयोग में लिख देते थे, बालक सीखे हुए ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएगा। अरे क्या दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेगा, मुझे एक चीज बताइए, आप क्या कर लेगा। आपने मान लीजिए कि दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है, रूटीन में जो चीज आती हो, रोज एक बार काम आए, रोज नहीं आए, हफ्ते में एक बार आए, महीने में एक बार आए, अरे जो साल में भी एक बार काम आए ना, उसे भी आप कह सकते हो कि दैनिक जीवन में। लेकिन जो सालों साल काम नहीं आ रही, उसको आप दैनिक जीवन कैसे कह सकते हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को साइन डीटा कोस डीटा पढ़ा रहे हो। साइन डीटा कोस डीटा पढ़ाते वक्त आपने ज्ञानोपयोग के उद्देश्य के अंदर लिख दिया, बालक दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकेंगे। क्या दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ज्ञान का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब आपका अवबोध कंप्लीट हो। तो बालक अपने जीवन में सीखे हुए ज्ञान का किस किस तरीके से क्या क्या उपयोग करेगा, वो आपको पूरा का पूरा व्यवस्थित इसके अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों, लिखना चाहिए कि बालक इस ज्ञान का, सीखे हुए ज्ञान का इस परिस्थिति में इस तरीके से प्रयोग करेगा। वह क्या कहलाएगा, आपका ज्ञानोपयोग कहलाएगा। ज्ञानोपयोग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ज्ञानोपयोग के बाद में जो चौथे नंबर का आता है उसे हम कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं दोस्तों, कौशल। चौथे नंबर का जो उद्देश्य आएगा उस उद्देश्य को हम क्या कह देंगे, कौशल। सीखे हुए ज्ञान का यदि बार बार प्रयोग करते हो ना, तब आपके अंदर क्या आ जाती है दोस्तों, कुशलता आ जाती है। ये कुशलता का, कौशल का मतलब क्या होगा, कुशल हो जाना, सब कुछ उसके बारे में पता हो जाना। वह क्या कहलाएगा, आपका कुशलता कहलाएगा या कौशल कहलाएगा। सब कुछ पता है तब कुशलता है। तो यहां दोस्तों आपको यह पता लगाना है कि कौशल का मतलब कुशलता से है। किससे है दोस्तों, कुशलता से। बालक को कौशल की प्राप्ति कब होगी, जब उसने ज्ञान का बार बार प्रयोग किया होगा। जैसे मैं आपको शिक्षण विधि पढ़ा रहा हूं, यदि मैं आपके शिक्षण विधि अगर मैंने कभी पहली बार कभी पढ़ाने के लिए गया हूंगा, पहली क्लास मैंने जीवन में जब कभी भी ली होगी मनोविज्ञान की या इसकी, तो मुझे भी कोई रजिस्टर साथ में ले जाना पड़ा होगा। लेकिन दूसरी बार मैंने फिर इसका उपयोग किया होगा तो मैंने रजिस्टर में कम देखा होगा। तीसरी बार फिर इसका उपयोग किया होगा तो रजिस्टर छूट गए होंगे, छोटी छोटी पर्ची ले जाने लगा होगा। फिर बाहर उपयोग किया होगा, पर्ची साइड में हो गई होगी, हाथ पर लिख करके ले जाने लगा होगा। फिर इसका उपयोग किया होगा। तो धीरे धीरे प्रयोग करने के बाद में आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मैं सब कुछ पढ़ाने के लिए कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्या आ गई, कुशलता आ गई। कुशलता कब आई, जब आपने ज्ञान का बार बार उपयोग किया। जब सीखे हुए ज्ञान का बालक बार बार प्रयोग करता है, बार बार उपयोग करता है, तब उसको किसकी प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, कौशल की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कुशलता कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान के कौशल प्राप्त हो जाना। ये देखिए उद्देश्य का जो क्रम है ना, इसलिए इसका सही क्रम दिया हुआ है। इन क्रम को याद रखना है आपको, क्योंकि जब तक ऊपर वाले उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो नीचे वाले उद्देश्य की प्राप्ति में कभी भी नहीं हो सकती है। पहले उद्देश्य की प्राप्ति होगी तभी जाकर के दूसरे उद्देश्य की भी प्राप्ति हो पाएगी, वरना दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। कौशल के बाद में आता है दोस्तों आपकी अभिरुचि। क्या आती है भाई, अभिरुचि। कौशल के बाद में जो आता है उद्देश्य वो कौन सा आता है, अभिरुचि। कुशलता का मतलब जब आपको किसी चीज के अंदर कुशलता हो गई तब आपके अंदर उसके अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे इसके अंदर और कुछ करना चाहिए। जो चीज आपको आती नहीं है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। इसको सिंपल एग्जांपल, जब शादियों का माहौल चल रहा है अभी, है ना, तो शादियों के माहौल में एक शादी के दिन एक प्रोग्राम होता है, जैसे महिला संगीत का प्रोग्राम होता है। तो महिला संगीत में सब फैमिली वाले डांस करते हैं ना, तो जिस लड़का या लड़की को पहले से ही डांस आता होगा ना, वो क्या करेंगे, उस डांस की और अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि उसको कुशलता है।
इसलिए उसका इंटरेस्ट है तो उसको महिला संगीत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको पहले से आता है तो महिला संगीत अच्छा लग रहा है, इसलिए उसकी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन अपन जैसे जैसे डांस नहीं आता है, उनके लिए महिला संगीत का कोई रोल नहीं है ना। उनके घर में पत्रिका भी आएगी तो वो सीधा यही देखेंगे कि प्रतिभोज कब है, खाना कब है, क्योंकि अपन को उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट होगा वही चीज अपन देखेंगे ना। इंटरेस्ट कब होगा, जिस चीज में आपको कुशलता प्राप्त होगी उसी में आपको इंटरेस्ट होगा। जिसमें आपकी कुशलता नहीं है उसमें कभी भी आपका इंटरेस्ट नहीं आ सकता। यदि आज मुझे यहां पे बोल दे कि सर आप तो हिंदी पढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में अपनी क्या नहीं है, कुशलता नहीं है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन की कुशलता है, अपन ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कुशलता अभिरुचि रुचि आपके अंदर तब उत्पन्न होगी जब आपके अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, कुशलता आएगी, तब आपके अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट होगा और जानने की इच्छा होगी। तो इसीलिए कुशलता के बाद में जो आपका आता है वो क्या आता है दोस्तों, अभिरुचि, है ना। जब तक कुशलता प्राप्त नहीं होगी तब तक अभिरुचि की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। इंटरेस्ट तब आता है जब आपको उसको पहले से पता हो, पहले से पता नहीं है कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभिरुचि के बाद में जो अंतिम कौशल आता है दोस्तों, वह आता है आपका अभिवृत्ति। क्या आता है दोस्तों? अभिवृत्ति। इस अभिवृत्ति को शॉर्ट में समझिए सोच, या इसको अपन कह सकते हैं दृष्टिकोण, या इसको अपन कह सकते हैं दोस्तों नजरिया। नजरिया कह दो, दृष्टिकोण, ये सामान्य अर्थ मैंने निकाले हुए ना, बाकी सही है तो अभिवृत्ति। देखिए पुराने लोग कहते हैं ना इसकी वृत्ति ऐसी है, मतलब ये ऐसे ही सोचता है ना, वो वृत्ति है। मनोविज्ञान में इसको अभिवृत्ति कहते हैं। देखो अभिवृत्ति आप में तब आएगी जब अभिरुचि होगी, जब आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में होगा तभी आपकी अभिवृत्ति भी वैसी होगी। जैसे कैसे, जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ना, आप हर चीज को उसी नजरिए से देखोगे। जैसे मान लीजिए किसी को डांस आता है ना, तो आपको पता होगा वो चलते फिरते भी डांस करते हुए जाता है, हर एक एक्टिविटी पे डांस करते हुए घूमेगा। जिसको गाना आता है ना, वो हर कहीं क्या करता है, हर परिस्थिति में उसको क्या करता है, हर माहौल को देख करके गाना लग जाता है। क्यों? उसकी अभिवृत्ति, उसका जैसा इंटरेस्ट है ना, वो क्या कर रहा है, उस चीज का दृष्टिकोण भी क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिल्म देखने के लिए जाएंगे ना, मान लीजिए 3 लोग देखने के लिए गए, एक जिसका डांस में इंटरेस्ट है, एक जिसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, एक जिसका पोइट्री लिखने में इंटरेस्ट है। अब एक जो पोइट्री वाला जो होगा ना, वो क्या करेगा, उसके अंदर फिल्म में जो भी खूबसूरत चीज नजर आएगा ना, उसको हर चीज में शायरी नजर आएगी ना। डांस वाला केवल डांस वाले पार्ट को अच्छी तरीके से देखेगा, सिंगिंग वाला गाने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनेगा। तो ये तीनों का अलग अलग नजरिया, क्योंकि जिसका उन्हें इंटरेस्ट है ना, वैसे ही उनका दृष्टिकोण है। जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं या टीचिंग मेथड्स पढ़ाता हूं, तो मेरा नजरिया वैसा, मुझे हर परिस्थिति में मैं यही देखता हूं, ये बच्चा मूल्यांकन कर रहा है, ये अभिवृत्ति कर रहा है, इसके समय अनियंत्रित है, इसको ये अभिप्रेरणा मिली, इसको बाह्य मिली, इसको आंतरिक मिली। हर चीज में क्या करता हूं दोस्तों, उसके ऊपर क्या करता हूं, नोट करता हूं। क्योंकि मुझे दृष्टि, जैसे एक पिक्चर आई थी तारे जमी पर, तो तारे जमी पर जब मैं फिल्म पूरी देख रहा था ना, सब लोगों को स्टोरी के ऊपर गए थे, भावुक हो गए थे, बच्चे के साथ में कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा दिमाग केवल मनोविज्ञान की, कितनी साइकोलॉजी डाल दी उसके अंदर। भाई एक बच्चे को समझने के ऊपर पूरी साइकोलॉजी लगा रखी है, पूरी मनोविज्ञान इसके ऊपर, पूरी मापन मूल्यांकन के अंतर्गत पिक्चर बनी हुई है। मूल्यांकन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और मूल्यांकन, इन 3 पार्टों को जोड़ दिए जाए तो तारे ज़मीन पर पिक्चर पूरी आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं उसी नजरिए से देख रहा हूं। अब जैसे एक पिक्चर है ना आशिकी 2, मैंने 50 से प्लस बार उस पिक्चर को देख रखी होगी, कितना मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत। अब लोग नहीं देखें क्या है, एक शराबी लड़का है, लड़की को छोड़ देता है, सुसाइड कर लेता है, क्या है उस मूवी के अंदर, नॉर्मल लगती है। लेकिन अपना दृष्टिकोण, क्योंकि अपना इंटरेस्ट किसमें, मनोविज्ञान में, हम हर चीज को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। मैंने तो ये देखी, बहुत अभिप्रेरणा और संवेग को लेकर के मनोविज्ञान के 2 ही बड़े भाग है, अभिप्रेरणा, संवेग और समायोजन। इन तीनों भागों को लेकर के आशिकी 2 पिक्चर बनी हुई है। पूरा आपको वही समझाया गया है किस तरीके से संवेग अनियंत्रित होते हैं, किस तरीके से आपकी अभिप्रेरणा काम करती है और किस तरीके से आप अपने आप को समायोजित कर सकते हो, या असमायोजित लोगों का व्यवहार कैसा होता है, वह सब कुछ उस पिक्चर के अंतर्गत बताया गया हुआ है। ये मैं कब देख रहा हूं, जब अपना इंटरेस्ट है उस चीज में। तो दोस्तों जैसा आपका इंटरेस्ट होगा वैसे आपका क्या होगा, दृष्टिकोण। आपने देखा होगा ना, शादी के अंदर आपके डीजे वीजे बजते हैं, तो आपकी तो नाचने की इच्छा होती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग आते हैं, वो क्या करते हैं, चलो बंद करो बंद करो बंद करो, आप लेट हो गए, बंद करो। वो बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि लेट हो गए, वो इसलिए कि उनकी अभिवृत्ति, उनका दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि उनका इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। उसके आधार पर, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं को स्टेज के ऊपर डांस नहीं करना चाहिए, ये अपने समाज को शोभा नहीं देता। भले वो सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहे होंगे, लेकिन अपन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे, इसके पीछे ये कारण नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि जो लोग ये मना करते हैं ना, महिलाओं को स्टेज के ऊपर डांस नहीं करना चाहिए, आगे जाकर के नहीं नाचना चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि उनका अभिवृत्ति ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है। दृष्टिकोण ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस फील्ड में उनकी कुशलता नहीं है। यदि आपको उन लोगों को भी डांस करना आता, उनकी भी कुशलता होती, उनका भी इंटरेस्ट होता ना, तो वो क्या करते हैं, डांस करना एक आर्ट है, फिर महिला करें या लड़का करें या लड़की करें, क्या फर्क पड़ता है, ये कला है और कला का प्रदर्शन करने का हक सबको है। तो ये दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये 6 के 6 आपके क्या कहलाएंगे, इसके उद्देश्य कहलाएंगे दोस्तों, वे संज्ञानात्मक पक्ष के जो ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से? ज्ञान, अवबोध,
है ना, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये आपको क्या रखने हैं दोस्तों, इसका आपको यहाँ पे याद रखना है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। दोस्तों मैं पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। दोस्तों ये भी छोड़ नहीं रहा हूं, उद्देश्य पूरे नहीं हुए। अब मैं आपको यह बता रहा हूं, इन उद्देश्यों में से प्रश्न आते हैं कि बालक ये कर पा रहा है तो किसकी उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है, बालक ये नहीं कर पा रहा है तो किस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है, बालक यहां तक सीख रहा है तो किस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आपने देखे होंगे। तो दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं ना, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में किस किस तरीके की बात की जाती है। ये लीजिए, सबसे पहला उद्देश्य मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ज्ञान। क्या पढ़ाया था दोस्तों? सबसे पहला मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ज्ञान पढ़ाया था दोस्तों। क्या पढ़ाया था? ज्ञान पढ़ाया था। सबसे पहला मैंने पढ़ाया था ज्ञान। इस ज्ञान की अपन बात करें, ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें, इसमें पुनः स्मरण वाले प्रश्न, यदि बालक किसी चीज का पुनः स्मरण कर रहा है, इस टाइप का यदि आपको प्रश्न पूछेगा तो उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, तो ज्ञान की कर ली। किसी चीज की पहचान करना है ना, कि बालक इस चीज को पहचान पा रहा है, बालक इसकी पहचान कर पा रहा है, इस सूत्र को पहचान पा रहा है, इस टाइप का प्रश्न मुझे, एक 8वीं कक्षा का बालक सूत्र की पहचान कर सकता है, उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की। परिभाषाएं, तथ्य, विधियां, नियम, सिद्धांत बताना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के। यदि कोई बालक परिभाषा दे रहा है, यदि कोई बालक तथ्य समझा रहा है, यदि कोई बालक किसी विधियों का प्रयोग कर रहा है, यदि कोई बालक नियम बता रहा है, यदि कोई बालक सिद्धांत बता रहा है, तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा वो किसमें चला जाएगा? आपके ज्ञानात्मक पक्ष में। ये बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे देखो, पुनः स्मरण, पहचान करना, परिभाषाएं देना, ये सारे। अब देखो याद कैसे रखना है, एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा ना, उसके अंत में ऐसी लाइन लिखी होगी, पुनः स्मरण कर रहा है, पहचान कर रहा है, परिभाषा दे रहा है, तथ्य, विधिया, नियम, सिद्धांत। इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ यदि आपको मिल जाए ना, तुरंत उस प्रश्न को डाल देना ज्ञानात्मक पक्ष में, मान लेना कि उसने ज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति कर रखी है। कोई बालक पुनः स्मरण नहीं कर सकता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर रखी है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर रखी है। एक बालक तभी अंतर कर सकेगा जब उसने कर रखा हो पुनः स्मरण। ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं आपको, अंतर इसमें आ जाता है। तो पहला अवबोध है, अवबोध में पुनः स्मरण करना, पहचान करना, परिभाषाएं देना, तथ्य, विधियां, नियम और सिद्धांत के आधार पर बताना। इस टाइप के यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछ ले, इससे रिलेटेड आपको कोई भी पूछ ले, उसको आपको किसके अंतर्गत डालना है? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत डालना है। दूसरा मैंने बताया था आपको अवबोध। अवबोध के अंदर क्या क्या आता है? तो अवबोध के अंदर सबसे पहला आता है अंतर करना। यदि कोई बालक किसी एक चीज से दूसरी वस्तुओं के बीच में अंतर कर पा रहा है, अगर बालक अंतर कर रहा है तो उसको आप किस में डाल दोगे? उस अंतर को आपको डालना है अवबोध के अंतर्गत। समानता मालूम करना, एक के दूसरे के बीच में क्या समानता है, इस चीज का पता लगाना, वो भी किसके अंतर्गत चला जाएगा? आपका ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर चला जाएगा। तुलना करना, एक से साथ में दूसरी चीज की तुलना करना, वो भी किसके अंतर्गत चला जाएगा? इसके अंतर्गत चला जाएगा। स्वयं के शब्दों में परिभाषाएं देना, बालक देखो परिभाषा देना इसके अंदर है, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना और परिभाषा देना, इनमें अंतर समझिए। एक परिभाषा देने का मतलब ये हो गया कि जो परिभाषा की लाइन लिखी हुई है उसने याद कर रखी है और वही परिभाषा बता रहा है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष। स्वयं के शब्दों में परिभाषा दे रहा है, मतलब परिभाषा वो नहीं बता रहा है जो किताब में लिखी है, उसने जो समझा है ना, उसके आधार पर वो परिभाषा देने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आपको पूछूं कि समाज क्या होता है, हम समाज किसे कहेंगे, अब जो आप परिभाषा दोगे ना, वो सारी कौन सी होगी? स्वयं के शब्दों में, आपके द्वारा बनाई टाइप की परिभाषाएं होगी। तो स्वयं के शब्दों में जो परिभाषा देता है ना, वो तो अवबोध में जाएगी, और केवल जो परिभाषा देगा वो किस में चली जाएगी? आपके ज्ञानात्मक पक्ष में चली जाएगी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अनुवाद करना। यदि बालक किसी चीज का अनुवाद कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, वो भी किस में चला जाएगा? अवबोध में। उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, एक बालक लाभ हानि के उदाहरण प्रस्तुत कर सक रहा है या उदाहरण दे रहा है, एक बालक है ना जैव विविधता के उदाहरण दे रहा है, एक बालक मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाले जीवों के उदाहरण दे रहा है, ये किसके अंदर चला जाएगा? अवबोध के अंदर। वर्गीकरण करना है ना, अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना, एक बालक जल, थल और नभ में रहने वाले जीवों का वर्गीकरण कर रहा है, उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है? तो उसने ना ध्यान रखना, अवबोध तक की उसने प्राप्ति कर रखी है। सही स्थिति बताना, वास्तविक स्थिति का पता बताना, एक बालक मानचित्र के अंतर्गत राजस्थान को दिखा सकता है कि राजस्थान यहाँ है, यहाँ पंजाब को दिखा सकता है कि पंजाब यहाँ है, हरियाणा को दिखा सकता है कि हरियाणा यहाँ, हरियाणा वाला का भी नाम लेना पड़ता है, हरियाणा के बच्चे ज्यादा हो गए हमारे साथ में ना। यूपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, दिल्ली कहाँ है ना। तो क्या होता है, ये सारे का सारा है ना पॉइंट आप बता रहे हो ना मानचित्र के अंतर्गत, वो क्या कहलाएगा? आपका सही स्थिति का बताना। त्रुटि पता करके सुधार करना, एक बालक स्वयं
लेख लिखने के बाद किताब में देख करके स्वयं मात्राओं की गलतियों को निकाल करके सुधार कर रखा है। बालक किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? अवबोध की प्राप्ति कर रहा है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने ये सारा है ना जो इसके अंदर डाला है ना। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपके ऊपर निर्भर। कोई किताब में ये चीजें लिखी हुई नहीं है, मार्केट की तो कोई भी उठा करके देख लो, किसी के अंतर्गत ये चीजें नहीं मिलेगी आपको। फिर सही ये हो गया यहाँ पे स्पष्ट करना, किसी भी अवधारणा को स्पष्ट कर रहा है ना, वो भी किसमें चला जाएगा? अवबोध में। विवरण देना, किसी चीज का यदि बालक विवरण दे रहा है ना, उसको भी आप किसमें डाल दोगे? इसी के अंदर। कार्य प्रभाव संबंध का पता लगाना, कि बालक को जो आपने काम दिया है उस काम का प्रभाव कितना रहा है, वो काम और प्रभाव के बीच में क्या संबंध स्थापित रहे, इस चीज का भी पता लगाना। अनुमान लगाना या अंदाज लगाना। आज एक बालक द्वारा बताया गया कि आज बारिश होगी, बालक ने उमस को देख कर, उमस का मतलब वही होता ना, हाँ, जो बारिश के टाइम में होती है। एक बालक मान लीजिए कि अत्यधिक गर्मी के कारण कहता है कि आज बारिश होगी, बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी? बालक क्या लगा रहा है? अनुमान लगा रहा है ना, आज बारिश होगी, इसके आधार पर, गर्मी के आधार पर लगा रहा है ना, अवबोध में डाल दो, उसने अवबोध की प्राप्ति कर रखी है। जो भी प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर, वही नियम है मेरा, अंत में इनमें से कोई ना कोई एक लाइन लगभग लिखी हुई मिलेगी आपको। वहां इसमें से कोई भी लाइन यदि आपको लिखी हुई मिले, तुरंत उस प्रश्न को उठा करके किसमें डाल देना है? अवबोध में। उसने वहां भी डाल रखी है। प्रश्न ऐसे भी घुमा करके पूछते ना, एक बालक अंदाजा तभी लगा सकता है जब उसे आता हो पहचान करना, अंतर करना, समानता मालूम करना या तुलना करना। दोस्तों ध्यान रखना, सब उसे पहचान करना, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बिना अवबोध की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो कभी कभी ऐसे घुमा करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ज्ञान अवबोध के बाद में तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था ज्ञानोपयोग, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रयोग भी कहते हैं। ज्ञानोपयोग कह दो या अनुप्रयोग कह दो, एक ही बात है। इसमें कैसे आते हैं? विश्लेषण करना, संश्लेषण करना। हाँ, किसी चीज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, अलग अलग चीजों को वापस में जोड़ना। विश्लेषण और संश्लेषण करना किसके अंदर आएगा आपका? इसके अंदर। गणना करना, बालक किसी चीज को यदि गिनती कर रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? भविष्यवाणी करना, सबसे इंपॉर्टेंट है भविष्यवाणी करना, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का मतलब समस्या समाधान करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए या किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो पहले की जो अपन क्रियाएं करते हैं उसे हम परिकल्पना कहते हैं। किसी चीज को एडवाइस देना, सुझाव देना, बालक सुझाव दे रहा है कि नहीं ये चीज ऐसे ना होकर के ऐसे होगी, वो किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत। सावधानी बरतना, वो भी किसके अंतर्गत आएगी? इसके अंदर। ये पूछा जाए ना, एक प्रश्न आया हुआ था, लड़की का नाम नहीं पता, रोहित का ऐसा कुछ नाम था इसके अंदर ना, वो लड़की का कोई भी नाम, जैसे आप ले लेते हैं रेखा नाम की कोई लड़की है, रेखा नाम की लड़की हिंदी का लेख लिखते समय ना अनुस्वार बिंदुओं का बहुत ध्यान रखती है। उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है या कर रही है? सावधानी बरतना। क्या बरत रही है भाई? सावधानी के गलत ना हो जाए, वो किसके अंदर आएगा? अनुप्रयोग। हेर फेर करना, कुछ बदलाव करना, इधर उधर करना, वो भी किसके अंदर आएगा? आपका ज्ञानोपयोग में। तर्क प्रस्तुत करना, यदि बालक कोई तर्क प्रस्तुत कर रहा है ना, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अंत में आता है भाई दोस्तों आपका कौशल। देखो इनमें से कोई ना कोई नाम आपको प्रयोग में मिलेगा, इनमें से यदि कोई नाम लिखा हुआ मिले ना, उस प्रश्न को आपको कहां ले जाना है? उस प्रश्न को आपको ले जाना है दोस्तों ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। फिर आगे वाला जो कौशल बताया था, चौथे नंबर पर बताया था, वो मैंने बताया था आपको कौशल दोस्तों। तो कौशल के अंतर्गत क्या है? सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना। सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना। जैसे मान लीजिए कि एक बालक मानव शरीर का चित्र बना करके उसमें नाम अंकित कर रहा है, किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका कौशल के अंदर। मानचित्र का भरना किसके अंतर्गत आ जाता है? कौशल के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। प्रयोग हेतु यंत्र रूप या उचित रूप से स्थापित करना। आप कोई प्रयोग करने के लिए जा रहे हो, कोई प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हो, उसमें जो भी उपकरण चाहिए उनको सही रंग से रखना या सही ढंग से उसका प्रयोग करना भी कौशल कहलाएगा। प्रयोग सही ढंग से संपादित करना भी कुशलता है। जो काम आप कर रहे हो उसको उचित ढंग से करना कुशलता कहलाएगी। जो जिसमें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं डिलीवर करना चाहता हूं, वो नॉलेज यदि वैसा का वैसा आपके पास में डिलीवर हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे अंदर कुशलता है। वैसा का वैसा डिलीवर नहीं हो रहा है, मतलब कुशलता नहीं है। इसमें से ऐसा कोई आ जाता है प्रतिरूप बनाना। ये याद रखना, किसी चीज का है ना, आपका हूबहू कोई चेहरा बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है? कौशल। एक बालक है ना, ऐसा प्रश्न आपको घुमा करके पूछ लेंगे, एक बालक चित्रकला सीखने के बाद में अपने पिताजी को देख करके वैसा का वैसा चित्र बनाता है। बालक क्या कर रहा है? ज्ञान का उपयोग, अवबोध है ना, अभिरुचि या कौशल? मैं कह रहा हूं कौशल के ऊपर 1% बच्चों का भी ध्यान नहीं जाएगा। सारे बच्चे किसको सही करेंगे? या तो ज्ञानोपयोग को सही कर देंगे या इंटरेस्ट को सही कर देंगे। बालक का इंटरेस्ट है इसलिए कर रहा है। नहीं दोस्तों, कुशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति पर तो नहीं के बराबर प्रश्न आते हैं दोस्तों।
है ना, इसीलिए मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है ना। यहाँ पे इनके क्योंकि अभिवृत्ति और अभिरुचि इस कौशल के ऊपर निर्भर करती है, तो यहाँ पे अनुमानित प्रश्न बहुत कम बनते हैं। सर्वाधिक प्रश्न इन ऊपर वाले चारों कौशल के अंदर ही बनते हैं, ज्ञान में, अवबोध में, कौशल में, अभिरुचि में और अभिवृत्ति में। इन्हीं में क्या बनते हैं दोस्तों, इनके अंतर बनते हैं। अब देख लेना, पूरी की पूरी क्लास मैंने उद्देश्य की लगाई है ना दोस्तों। ये सारा का सारा मैटर जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आधे घंटे की क्लास मैंने लाइव में, ऑफलाइन में भी इतना लंबा इनको नहीं पढ़ाता हूँ। जो पहले मैंने पढ़ाया था ना शॉर्ट में जो 5, वो पढ़ा करके मैं छोड़ देता हूँ। ये इतनी सारी बातें मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी कभी बच्चों को नहीं बताई है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर के आया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया मेरे ऊपर, और विश्वास करने वाले के ना विश्वास कायम रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। तो आराम से पढ़िए, आप मैं फुल डिटेल से लेकर के आ रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। कंटेंट में मैं आपके कोई कमी नहीं आने दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर और भी तैयारी को मजबूत करके रखिए, क्योंकि ये सीट आपको निकालनी है, ये लक्ष्य आपका है। मैं केवल और केवल इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी हल्की सी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सहायता प्रदान कर रहा हूँ, इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ में जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। सबसे पहले ये लिख देता हूं मैं ऊपर, उद्देश्य इसी के लेने हैं आपको। बाकी सब मैंने कहा ना, मैं जितना बोलता हूं ना, हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, है ना, कोई बात नहीं, इसको बार बार स्टॉप करते सुनते हुए पढ़ो, मुझे कोई जरूरी नहीं है लाइव देखना। आराम से जब टाइम मिले तब देखो, या लाइव देखते देखते भी आप पॉइंट कम करते हुए देख सकते हो, है ना। तो बंद करके आराम से नोट्स बनाओ, एकदम व्यवस्थित वाले, एकदम अच्छे नोट्स, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसीलिए मैं क्लास भी आपकी कम ही ले रहा हूँ, आधे पौन घंटे की क्लास ही ले रहा हूँ, ज़्यादा क्लास बढ़ाएंगे अभी ना, लॉकडाउन के बाद में क्लास भी बढ़ा देंगे आपकी। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ज्ञान और अवबोध। इससे पहले मैंने आपको पूरे 6 के 6 क्वेश्चन क्या कर दिए दोस्तों, क्लियर समझा दिए क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यकीनन दोस्तों यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्लास हमारी आगे आती रहेगी, चलती रहेगी, हम मिलते रहेंगे, बढ़िया करते रहेंगे, और बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स चल रहा है। रीट वैक्सीन की जो क्लासें हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए हो और बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो। बस जुड़े हुए रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मेरी क्लास के अंदर मैं आपका 1 मिनट भी मेरे पर्सनल काम के लिए आपका वेस्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं जो भी बात करूंगा मैं कभी भी, इसीलिए देख लेना, हमारा रिकॉर्डेड है आज लगभग 52 से 53 क्लासें मैंने यहाँ पे ले ली आपके इस चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन 13 क्लासेस में मैंने कभी नहीं बोला है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कभी नहीं बोला है, क्योंकि 1 मिनट वो भी मैं आपका नहीं लेना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मैं मिनट मिनट का ध्यान रख रहा हूँ ना आपको, उस मिनट मिनट का ध्यान आपको भी रखते हुए तैयारी को और अच्छी करनी है, मजबूत करनी है। अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो, अपनी तैयारी को कम, रीट होनी है। आज नहीं होगी तो कल होगी, 20 जून को नहीं होगी तो 20 अगस्त को होगी, लेकिन रीट होगी। लेकिन जिस दिन भी होगी ना उस दिन सीट अपनी होगी। इसलिए तैयारी को क्या करते रहो दोस्तों, मजबूत करते रहो। चुनाव जीतने के लिए 5 साल मेहनत करनी पड़ती, 1 महीने की मेहनत से कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए लंबी वाली मेहनत जो तैयारी होगी वो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। अपने मनोबल को कमजोर ना होने दे और मजबूत बनाए रखें। ये कोरोना काल जो आया है ना, ये तो एक महामारी, ये बहुत खराब समय है, लेकिन एक मान करके चले तो हम तैयारी वाले बच्चों के लिए एक तरीके से अच्छा समय भी है, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते हैं, दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो समय इन्वेस्ट का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी शक्ति और सारा का सारा दिमाग इस पढ़ाई के ऊपर लगा दो। ये निश्चित ही आपको एक बड़ी सफलता दिला देगी, जिसकी आप कामना करते हो। इस पाठ योजना के आगे वाले भाग को भी अपन रखेंगे दोस्तों जारी। ये पाठ योजना की आज 3 क्लासें पूरी हो गई है। कोशिश करूंगा ये कल की क्लास में आपकी पाठ योजना जो पूरी की पूरी क्या हो जाए दोस्तों, खत्म हो जाएगी दोस्तों। इतनी आराम से मैं आपको पाठ योजना पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक से पढ़ते रहिए, तैयारी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगली बार में ऐसी किसी विशेष कक्षा के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।